दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे फ्रांस ने इख्तियार की सख्त जुबान, इसराइल से कहा फौरन रोको कत्लेआम। नेतन्याहू का गलीज और ख़तरनाक बयान, गजा पर IDF का कंट्रोल बरकरार रखने का ऐलान। गजा में सीज फायर की उम्मीद हुई धुआं, इसराइल ने गजा के लिए 5 साल का सीज फायर प्लान ठुकराया। ट्रंप ने मिस्री सदर फतह अल-सीसी पर डाला प्रेशर, कहा स्वेज कैनाल में अमेरिकन जहाज़ों के लिए फ्री रास्ता चाहिए, फीस नहीं चुकाएगा सबसे मालदार मुल्क। और सीरिया में ISIS के फिर उभरने का बड़ा खतरा, कुर्दिश फोर्स के 5 लड़ाकों का किया कत्ल। सवाल खैर, सबसे पहले गजा अपडेट्स जान लेते हैं। इसराइली फोर्सेस ने पीर की सुबह से अब तक गजा में कम से कम 44 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिसमें एक ड्रोन अटैक में गजा सिटी की एक बिजी सड़क पर, एक बिजी स्ट्रीट पर 5 बच्चे शहीद हुए, 5 छोटे मासूम बच्चे। 44 से बढ़ सकता है आंकड़ा जब आप ये देख रहे होंगे बुलेटिन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दूसरी अपडेट यह है, ICJ की सुनवाई के दौरान एक फ़लस्तीनी एनवॉय ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड को जंग का हथियार बना रहा है, जबकि गजा में इसराइली नाकेबंदी की या ब्लॉकेट की वजह से भुखमरी फैल रही है। तीसरी अपडेट इसी खबर से जुड़ी है, वो ये कि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ की हियरिंग के दौरान, सुनवाई के दौरान जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमला किया ज़ुबानी, और कहा कि ये सब कुछ इसराइल के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, सिवाय इसके और कुछ नहीं। चलिए अब रुख करते हैं तफसील से खबरों का। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और ख़तरनाक और गलीज बयान दिया है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल गजा पर अपना मिलिट्री कंट्रोल बरकरार रखेगा, यानी फौज, बंदूक, तोप के ज़रिए वो गजा को होल्ड करके रखेगा, जकड़ कर रखेगा और जैसा चाहे वैसे चलाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो हमास के बाद भी गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी को वापस नहीं आने देगा। गजा में यानी अगर इसराइली फौज बाहर नहीं निकलेगी तो इसका सीधा मतलब यह है कि नेतन्याहू कभी भी सीज फायर के लिए राजी नहीं होगा। और फिर मिलिट्री रूल कैसे होगा? फौज के दम पे होगा। इट मीन्स कि सीज फायर पर होगा नहीं, क्योंकि हमास की मेन शर्तों में एक शर्त जो मेन है वो यही है कि IDF को गजा से पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे बाहर निकलना होगा। नेतन्याहू का ये ऐलान गजा को मुकम्मल तौर पर कब्जाने का ऐलान है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान की तारीफ की जिसमें कहा गया था कि फ़लस्तीनियों को गजा से अपनी मर्जी से रीलोकेट किया जाए, दूसरी जगह भेजा जाए, और कहा नेतन्याहू ने कि बहुत से फ़लस्तीनी खुद चाहते हैं कि वो गजा छोड़ दें और चले जाएं। दीवाने ही होंगे जो, मैंने तो आज तक नहीं सुना, किसी खबर में नहीं पढ़ा कि बहुत से फ़लस्तीनी कहाँ जाना चाहते हैं। साथ ही नेतन्याहू ने अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन और उनकी हुकूमत पर भी निशाना साधा, जो गजा में इसराइली ग्राउंड ऑपरेशंस के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहे थे। अब जो बाइडेन को निशाना इसलिए बनाएं क्योंकि वो तो हुकूमत में नहीं, उनकी पार्टी भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है नेतन्याहू को, तो कैसे मक्खन लगाया जाए? ऐसे लगाया जाएगा कि उनके मुखालिफ की बुराई की जाएगी, वरना भर भर के गोला बम बारूद तो जो बाइडेन से भी लिया था, और जो बाइडेन की हुकूमत के दौरान ही ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया और बर्बाद भी कर दिया गजा को, रफा को, जबालिया को, हर किसी को। तो अब बस ट्रंप के गुण गाने हैं। हमने इस खबर में एक अंदेशा जताया था कि सीज फायर नहीं होगा अगर मिलिट्री रूल कायम रखना, और हमें जिस बात का अंदेशा था वो इस अगली खबर में साफ भी हो गया है। इसराइल ने गजा में 5 साल के सीज फायर प्लान को रिजेक्ट कर दिया। जो प्रपोजल आया था हमास की तरफ से मिस्र को और मिस्र की तरफ से इसराइल को, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसराइली ऑफिशियल्स ने पीर को ये कहा कि वो हमास के साथ किसी ऐसे सीज फायर पर राजी नहीं होंगे जो हमास को फिर से हथियार इकट्ठा करने, अपनी ताकत वापस हासिल करने और इसराइल के खिलाफ जंग को और ज़्यादा मजबूती के साथ जारी रखने का मौका दे। ये रिएक्शन इजिप्ट की तरफ से प्रपोज किए गए 5 साल के सीज फायर के बाद आया है। एक हमास ऑफिशियल ने सनीचर को ये बताया था, हमने आपको बताया था उस दिन भी, कि हमास एक ऐसे एग्रीमेंट के लिए तैयार है जो गजा में जंग खत्म करने के बदले में सभी बचे हुए होस्टेजेस को एक बार में ही रिलीज़ करने का वादा करेगा। इस बीच इसराइल में होस्टेजेस
एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने, जिनके लोग वहाँ पर हैं गज़ा में कैद अब भी, उनकी फैमिलीज ने, उनकी पूरी फोरम ने ये कहा है इस बयान पर कि 5 साल का सीज़फायर हम रद्द करते हैं, इस फैसले पर कहा है कि ये साबित करता है कि इस्राएली गवर्नमेंट के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास अपने लोगों को आज़ाद करवाने का कोई प्लान है ही नहीं। लिहाजा वो जो प्रपोजल भी सामने से आया वो रिजेक्ट कर रहे हैं। अब अगली खबर ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ICRC के डायरेक्टर ने कहा है कि गज़ा पर एक नई तबाही टूट पड़ी है। ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के डायरेक्टर जनरल पेरे, उन्होंने ये पीर को कहा कि इसराइल की जंग दोबारा शुरू करने के बाद से गज़ा में एक नई तबाही छाई हुई है। उन्होंने कहा कि गज़ा में मौत, जख्मी होने, बार बार घर छोड़ने, हाथों पैरों के कटने, लोगों के बिछड़ने, भूख से तड़पने और मदद पर पाबंदी लगाने का ऐसा तूफान आया है जो किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। लेकिन गज़ा के लोग इसे पिछले 560 से ज़्यादा दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं। बढ़ते आगे सर, गज़ा में इस सेंचुरी का, इस शताब्दी का, इस 100 साल का सबसे बड़ा जेनोसाइड जारी है। ईरान का सऊदी अरब को यह संदेश है। ईरान और सऊदी अरब के बीच बात हुई है। ईरान के सीनियर डिप्लोमेट अब्बास अराक्ची ने कल अपने सऊदी काउंटरपार्ट, अपने सऊदी हम मनसब, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और इस दौरान अराक्ची ने कहा कि दुनिया भर के मुल्कों को मिलकर इस कत्लेआम को रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए जो गज़ा के बर्बाद और चारों तरफ से घिरे हुए इलाके में अब भी जारी है। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों मिलकर अपने अपने फोरम से, अपने अपने स्टेज से बड़ी मजबूती से गज़ा की आवाज़ उठाते रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि ना ईरान और ना ही कोई अरब ममालिक फ़लस्तीन के लिए या गज़ा के लिए इस जंग में सीधे इसराइल के ख़िलाफ़ उतर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ईरान या कोई भी अरब ममालिक उतरा तो अमेरिका और या वेस्ट में कोई और भी मुल्क उसे सीधा उतरने का मौका मिल जाएगा, ये बहाना बनाकर कि इन दोनों की लड़ाई में तुम तीसरे क्यों उतरे, इसलिए हमें उतरना पड़ा। इसलिए सब लोग दूर से अपने अपने तरीके से गज़ा की आवाज़ भी उठा रहे हैं और उसकी परेशानी और दिक्कतों को दूर करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। बढ़ते आगे, कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने ये कहा है कि गज़ा की सूरत हाल दुनिया के ज़मीर पर एक दाग बन चुकी है। ये बड़ी बातें हैं, ये डायलॉग बदल रहे हैं। हालांकि कतर हमेशा से बोलता रहा है और लोग भी जैसे बोलते रहे कि दुनिया की ज़मीर पर एक दाग है गज़ा की सूरत हाल। दोहा में ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम, उससे खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि बच्चों की भूख और सर्दी से मौत को सियासी मकासद हासिल करने के लिए हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी आबादी का घेराव करके लोगों को बुनियादी मदद से महरूम किया जा रहा है, वो भी बगैर किसी जवाबदेही के। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब ज़रा फ्रांस वाली खबर सुनिए और आगे एक अल-सीसी और ट्रंप की बड़ी अच्छी खबर है, सुनिएगा। फ्रांस वाली खबर को ज़रा सब्र से सुनिए। फ्रांस ने इसराइल के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। यूरोप के किसी भी बड़े मुल्क ने अब तक गज़ा में इसराइल के एक्शन को लेकर इतने सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था जितनी सख्त ज़ुबान फ्रांस ने इख्तियार की है। साफ है कि इसराइल के गज़ा में एक्शन को पूरी दुनिया नफ़रत की निगाह से देख रही है, क्योंकि वहाँ सिवाय नफ़रत के कुछ दिख ही नहीं रहा है। नफ़रत, बेदर्दी से बच्चों, औरतों का कत्ल। फ्रांस ने इसराइल को फौरन कत्लेआम रोकने को कहा है। जी, मैसेकर, ये लफ्ज़ फ्रांस ने यूज़ किया है। अमेरिका समेत सारा वेस्ट इसराइल के जिस मिलिट्री एक्शन को राइट टू डिफेंड कह रहा है, उस पर फ्रांस ने अलग स्टैंड लेते हुए उसे कत्लेआम करार दिया है, मैसेकर। फ्रांस ने इसराइल से मांग की है कि वो गज़ा में जारी कत्लेआम को फौरन रोके। ये बात फ्रांस की हुकूमत की तर्जुमान सोफी प्रीमस ने पीर को एक ब्रीफिंग में कही। इट मीन्स कि फ्रांस की हुकूमत ने कही, क्योंकि उसकी स्पोक्स पर्सन कह रही है। फ्रांस ने न सिर्फ लड़ाई रोकने की मांग की, बल्कि साथ ही गज़ा में अभी भी हमास के कब्जे में मौजूद यरगमालियों यानी कि होस्टेजेस की फौरन रिहाई, हमास की डीमिलिटराइजेशन यानी कि हथियार डालने और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की नई शुरुआत की भी बात की है फ्रांस ने। सोफी प्रीमस, जो कि
फ्रांस की हुकूमत की तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि ये सारे कदम बेहद ज़रूरी हैं अगर वाकई आगे जाकर एक फ़लस्तीनी रियासत को वजूद में लाना है तो, जो कि जून में फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रों का टारगेट भी है कि हम एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनाएं। इस साल जून में फ्रांस और सऊदी अरब साथ मिलकर यूएन की निगरानी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि फ़लस्तीन इसराइल 2 रियासती हल 2 स्टेट सॉल्यूशन के फॉर्मूले को फिर से जिंदा किया जा सके। एमनुअल मैक्रों चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस से एक बड़ा मोड़ आए, एक बड़ा शिफ्ट आए, जिससे कई ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को मंजूर करें, जिनमें खुद फ्रांस भी शामिल होगा, और इसके जवाब में अरब मुस्लिम दुनिया इसराइल को एक मुल्क के तौर पर मंजूर करे। जाहिर सी बात है, अगर 2 स्टेट बन गई तो ये काम मुश्किल नहीं होगा। सोफी प्रीमस ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि यह बेहद नाजुक और पेचीदा मसला है जिस पर खामोशी से काम हो रहा है। समझ रहे हैं आप, जिस पर खामोशी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत नाजुक बातें हैं, इसलिए फिलहाल इस पर ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकते। अब देखिए कि अमेरिका और मिस्र के बीच क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फातह अल सीसी पर स्वेज कैनाल में फ्री आने जाने का दबाव डाला है। ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर छपी है। ऐसा लग रहा है अपने यहाँ की कोई कहानी है जिसमें कोई रसूखदार या कोई छुटभैया नेता टोल प्लाजा पर बिना टोल चुकाए अपनी गाड़ियाँ निकालने की धमकी दे रहा है कि नहीं, पैसा नहीं देंगे, चुंगी नहीं देंगे, गाड़ियाँ निकलेंगी, हमारे लड़कों की निकलेंगी। द न्यू अरब की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अलेजली कथित तौर पर अपने इजिप्शियन हममनसब यानी कि फातह अल सीसी, जो कि मिस्र के सदर हैं, उनसे ये डिमांड की है कि अमेरिका के कमर्शियल और मिलिट्री जहाज़ को स्वेज कैनाल से गुजरते वक्त फीस यानी चुंगी ना देनी पड़े। ये समझ लेना। डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक ये डिमांड ट्रंप ने एक प्राइवेट फ़ोन कॉल में 1 अप्रैल को उठाई थी। 1 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था कि ये इजिप्ट का अपना हिस्सा होगा जो वो अमेरिका की रेड सी में हाउथीज के हमलों के खिलाफ कोशिशों में कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब हम जहां इतना बोझ उठा रहे हैं, इतना करोड़ों अरबों डॉलर बर्बाद कर रहे हैं, तो तुम भी तो कुछ करो। कुछ नहीं कर सकते तो हमारे जहाज़ों से फीस लेना छोड़ दो। तुम्हारे पेट्रोल पंप होते तो हम पेट्रोल यूं करके भरवा लेते, अपने पानी के जहाज़ों के टायरों में हवा डलवा लेते, कुछ कर लेते, है नहीं, पनडुब्बी का पंक्चर जुड़वा लेते। लेकिन नहीं है तो फिर कम से कम चुंगी तो मत लो। इस खुलासे के बाद इजिप्ट में गुस्सा फट पड़ा है। पॉलिटिशियंस और मीडिया कमेंटेटर्स ने ट्रंप की इस डिमांड को इजिप्ट की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। स्वेज कैनाल से जहाज गुजरने का कितना टैक्स होगा ये मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन अमेरिका के वक़ार के आगे तो वो कीमत कुछ भी तो नहीं होगी, जो भी होगी टैक्स की कीमत। अगर ट्रंप ने अल सीसी से वाकई ऐसा कहा है तो ये अमेरिका का हल्कापन कहलाएगा, क्योंकि हमने अपने बावकार बुजुर्गों से ये सुना है कि जब तुम ताकतवर हो जाओ मियाँ, तो कमज़ोरों के साथ जुल्म या दबाव से काम मत लेना, बल्कि एक फलदार दरख्त की तरह झुक कर चलना और सबको फ़ायदा पहुँचाना। अब एक खबर सीरिया से जो बेहद सीरियस है, क्योंकि वहाँ ISIS एक बार फिर से सर उठाता दिख रहा है। देर और जोर ईस्ट सीरिया में आता है। इस पर कभी आइसिस का या आइसिल का कब्जा था, फिर फौज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। इस देर और जोर में आइसिल या ISIS जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक हमले में 5 कुर्दिश फाइटर्स को कत्ल कर दिया, और इस बात की इत्तला खुद कुर्दिश फाइटर के जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसने रिपोर्ट की है, उसने दी है। सीरिया की कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसे SDF कहते हैं, इसके तर्जुमान, इसके स्पोक्सपर्सन फरहाद शामी ने कल रात रॉयटर्स को यह कंफर्म किया कि हमले में उनके 5 मेंबर्स शहीद हुए हैं। फरहाद शामी ने इस अटैक को काफ़ी अरसे में सबसे डेडली हमला करार दिया है। यह वाकया ISIS के फिर से उभरने के ख़तरे को और ज़्यादा साबित करता है। अब देखना है कि अल जुलानी इस नए ख़तरे से कैसे निपटेंगे। हालांकि एग्जिस्ट कर रहे थे ISIS के फाइटर्स वहाँ, लेकिन अब उन्होंने अपने उभरने का जो सिग्नल दिया है, क्या उससे उनके कानों पर जूं रहेगी? देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने एपिसोड आखिर तक देखा हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन सी स्टोरीज़ देखना चाहते हैं हिस्ट्री से,
जो ज़्यादा होंगे जिस पर कमेंट, उसका फिर हम एक ओपिनियन पोल बनाएंगे 2 स्टोरीज़ का, फर्स्ट और सेकंड का। फिर उसमें जो नंबर 1 होगी उस स्टोरी को हम ज़रूर बनाएंगे। फेसबुक पेज हमारा पहले कमेंट में हर वीडियो के मिल जाएगा, इसमें ना मिले तो पिछले में मिल जाएगा। उस फेसबुक पेज पर जाकर उसे फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें।